हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका पीसीएम स्टार क्लासेज पर। आज की वीडियो में हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न समझाएंगे और प्रश्न गणित का है। ये प्रश्न क्लास 10th में प्रतिवर्ष पूछा जाता है मैथमेटिक्स में, बोर्ड एग्जाम में। और प्रश्न क्या है? सिद्ध करो कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। ये प्रश्न पूछा जाएगा या इसी प्रकार का, जैसे आ जाता है √3 एक अपरिमेय संख्या है, या √5 एक अपरिमेय संख्या है, या √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार का ये प्रश्न प्रतिवर्ष पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आइए सिद्ध करते हैं कि √3 किस प्रकार एक अपरिमेय संख्या है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ये प्रश्न 4 नंबर पे पूछा जाता है क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में। तो आइए समझते हैं इसको कैसे सिद्ध करेंगे। हमें यह सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसके विपरीत चलते हैं। विपरीत यानी हम ये मानकर चलते हैं कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। इसको अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम इसको मानकर चलेंगे कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। ओके, माना √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ओके, अब परिमेय संख्या है तो अतः परिमेय संख्या को हम कैसे प्रकट करते हैं? √3 परिमेय संख्या को हम प्रकट करते हैं P/Q से। तो √3 इक्वल क्या होगा? P/Q, क्योंकि हम परिमेय संख्या को किससे व्यक्त करते हैं? P/Q से। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती हैं, जहां P व Q पूर्णांक है और Q ≠ 0, Q ≠ 0। ओके, तो इस प्रकार की संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो माना √3 एक क्या परिमेय संख्या है, अतः √3 की इसके बराबर होगी, P/Q के बराबर होगी। ओके, अब यहां थोड़ा सा भाषा लिखेंगे इस प्रकार, जहां ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहां इसको लिखना है। जहां P व Q दोनों पूर्णांक हैं, जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है तथा Q ≠ 0। जहां P व Q क्या है? दोनों पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब है कि P व Q एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं है। ओके, तथा Q ≠ 0 है, यानी Q का मान 0 नहीं है। इतना आपको यहां पर लिख देना है। ओके, अब आइए आगे चलते हैं। इसमें आपको ऐसे /1 लगाना है, ऐसे तिरछा गुणा करना है। तो क्या आ जाएगा? P इक्वल क्या आ जाएगा? √3Q। ओके, अब इसके बाद आपको क्या करना? दोनों पक्षों का वर्ग कर देना है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा? P² इक्वल √3Q का होल स्क्वायर। तो आ जाएगा P² इक्वल, वर्ग करेंगे तो √3
इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा क्यू स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट, इसको आपको डाल लेना समीकरण नंबर 1। ओके, अब देखिए यहाँ क्या पी स्क्वायर इक्वल है 3 क्यू स्क्वायर, यानी जो पी स्क्वायर का मान है वो कितना है, 3 क्यू स्क्वायर है। तो इसके प्रारंभ में 3 आया है, पी स्क्वायर के मान में प्रारंभ में क्या 3, तो इसका मतलब है कि पी स्क्वायर 3 से विभाज्य होगा। पी स्क्वायर का मान 3 से विभाज्य होगा। तो जब पी स्क्वायर का मान 3 से विभाज्य होगा तो पी का मान भी 3 से विभाज्य होगा। ओके, क्योंकि पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है अतः पी भी 3 से विभाज्य होगा। जब पी स्क्वायर का मान 3 से विभाज्य है तो पी का मान भी क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। क्योंकि पी स्क्वायर 3 से विभाज्य, पी स्क्वायर का मान क्या 3 क्यू स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है अतः पी भी 3 से विभाज्य होगा। अब हम क्या करेंगे, माना पी इक्वल 3r, सेम उसी प्रकार जैसे हमने √2 को सिद्ध किया था। अगर √2 था तो p इक्वल क्या लिया था, 2r लिया था। √3 है तो p इक्वल 3r, 5 होता तो p इक्वल 5r, √7 होता तो p इक्वल 7r हो जाता। ओके, तो माना p इक्वल 3r, जहां r क्या है, एक पूर्णांक रहेगा। तो अब देखिए समीकरण 1 से, यानी समीकरण 1 में आपको क्या करना है, p के स्थान पर क्या रखना, 3r, यहां रख दीजिए। तो क्या आ जाएगा, 3r स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर। तो यहां से आ जाए कितना, 3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9। ओके, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 9r स्क्वायर इक्वल 3q स्क्वायर। अब इससे काट दीजिए, 3 3 जा 9। तो यहां से देखिए क्यू स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर इक्वल आ गया 3r स्क्वायर। इक्वेशन सेकेंड, समीकरण 2 डाल लेना इसको। ओके, अब देखिए समीकरण 2 से क्यू स्क्वायर का मान क्या 3r स्क्वायर है। जो क्यू स्क्वायर की वैल्यू है उसके प्रारंभ में क्या है, 3 है, तो इसका मतलब है कि क्यू स्क्वायर का मान 3 से विभाज्य होगा। और जब क्यू स्क्वायर का मान 3 से विभाज्य होगा तो क्यू का मान भी 3 से विभाज्य होगा। ओके, क्योंकि क्यू स्क्वायर का मान 3 से विभाज्य है अतः क्योंकि क्यू स्क्वायर का मान 3 से विभाज्य है अतः क्यू भी 3 से विभाज्य होगा। अब देखिए यहां हम मानकर चले थे कि p व q दोनों पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी p व q एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं है। p व q दोनों पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी सिर्फ एक से दोनों विभाज्य, एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं है। और यहाँ देखिए समीकरण 1 से सिद्ध हो रहा है कि p 3 से विभाज्य है और समीकरण 2 से स्पष्ट है कि q भी 3 से विभाज्य है, यानी p व q दोनों 3 से विभाज्य है। तो जो हम मान कर चले थे उसका एकदम विपरीत आ रहा है, यानी विरोधाभास आ रहा है। हम यहाँ कह रहे हैं कि p व q एक के अतिरिक्त किसी संख्या से विभाजित नहीं है, और यहाँ हम सिद्ध कर रहे हैं कि p भी 3 से विभाज्य है और q भी 3 से विभाज्य है। तो ये हमारी जो परिकल्पना है, हम जो मान कर चले थे उसके एकदम क्या विपरीत है, यानी विरोधाभास है। और विरोधाभास आया क्यों, क्योंकि हमने √3 को परिमेय संख्या माना है
तो वो गलत माना है, इसलिए विरोधाभास आ रहा है। तो इसका मतलब है कि √3 एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हम परिमेय मानते हैं तो विरोधाभास आता है। इसका मतलब है ये क्या है, √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार यहाँ भाषा का प्रयोग करेंगे। समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि P व Q दोनों 3 से विभाज्य हैं, 3 से विभाज्य हैं, जो एक विरोधाभास है, जो एक विरोधाभास है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को सिद्ध करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब इसी की सहायता से आप √5 को कहेगा तो यहाँ √5 लेकर चलना है। यहाँ P इक्वल क्या आ जाएगा, 5R आ जाएगा। ओके, अगर √7 को कहेगा तो √7 को सेम एकदम करना है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।